हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ संगीता और अरदास क्लास में आप सबका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम बात करने जा रहे हैं भारत का संवैधानिक विकास। कैसे हमारे भारत का संविधान बना है और कैसे इसके पीछे चार्टर्ड एक्ट और उसके बाद भारत शासन अधिनियम ने अपना योगदान दिया है। इस कड़ी में हमने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें 1773 से लेके 1833 तक की जितनी भी चार्टर्ड एक्ट आए उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसके आगे के चार्टर्ड एक्ट के बारे में जो 1853 से लेकर के 1909 तक, और इसके आगे के जो एक्ट आएंगे उसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं 1853 का चार्टर्ड एक्ट। देखते हैं इस चार्टर्ड एक्ट में ऐसा क्या क्या हुआ जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले हम इस एक्ट में ये देखते हैं कि जो हमारे गवर्नर जनरल होते हैं जो 1853 में एक लेजिस्लेटिव काउंसिल को स्टैब्लिश करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि 1833 में जो बंगाल के गवर्नर जनरल होते हैं वो पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन जाते हैं जो विलियम बेंटिक होते हैं, और सारी पावर को सेंट्रलाइज कर दी जाती है। यहाँ तक कि जो मद्रास और बम्बई की कानून बनाने की शक्ति होती है उसको भी सेंट्रलाइज कर दिया जाता है, जिसको देखते हैं कि सारी पावर अब वायसराय के गवर्नर मतलब कि जो गवर्नर जनरल होती है उनके एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पास होती है, जिस वजह से 1853 में उनके पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। काम बहुत ज़्यादा होने की वजह से वो समझ नहीं पाते, कानून भी बनाना है और उसे एग्जीक्यूट भी करना है। इस वजह से वो एक लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाते हैं जिसमें 6 से 12 सदस्य होते हैं। इन सदस्यों का काम होता है कानून को बनाना पूरे भारत के लिए, और जो गवर्नर जनरल की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसका काम होता है उसे एग्जीक्यूट करना। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि एक एक जो हम 1833 में देखते हैं कि इंग्लिश एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है भारत में। उसी की कड़ी में 3 यूनिवर्सिटीज़ को बनाया जाता है एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। जो 3 यूनिवर्सिटीज़ बनती है वो बनती है कलकत्ता यूनिवर्सिटी, बम्बई यूनिवर्सिटी और मद्रास यूनिवर्सिटीज़, जिसमें हायर एजुकेशन देनी स्टार्ट कर दी जाती है। इसी के साथ साथ ओपन कंपटीशन फॉर इंडियन सिविल सर्विसेज स्टार्ट हो जाती है। अब भारतीयों के लिए सिविल सेवा में जाना और ज़्यादा आसान हो जाता है और वो कंपटीशन में जाके पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो लॉर्ड मैकाले होते हैं जो 1833 में जो वायसराय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल होते हैं उसके वो एक मेंबर तो बनते हैं लेकिन वो फिक्स मेंबर नहीं होते हैं, मतलब वो सिर्फ एक सलाहकार मेंबर होते हैं, सलाहकार सदस्य होते हैं, उनको उस समय वोट देने का अधिकार नहीं होता है। लेकिन 53 में उनको एक फिक्स मेंबर बना लिया जाता है, फुल्ली मेंबर, और उनको अब से वोट देने का भी अधिकार मिल जाता है। तो 1853 में हम देखते हैं कैसे कैसे पावर सेंट्रलाइज होती चली जा रही है, केंद्रीकृत होती चली जा रही है, और ज़्यादा पावर होने की वजह से एक अलग से लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दी जाती है जिसमें हर स्टेट से यानी प्रोविंसेस से एक मेंबर जाते हैं जिसको वायसराय चुनता है, मतलब गवर्नर जनरल। वायसराय वो आगे जाकर बन जाते हैं 1858 में, तो उसको भी हम आगे देखेंगे। तो 1853 का एक्ट में बस इतना ही होता है। फिर हम देखते हैं 1857 की क्रांति जो कि बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट होती है, जिसकी वजह से 1858 का एक्ट आता है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भारत शासन अधिनियम कहा जाता है। इससे पहले के जितने भी एक्ट आते हैं उसको चार्टर्ड एक्ट बोला जाता था क्योंकि वो चार्टर्ड एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट से बनकर आते थे भारत के लिए। लेकिन 1857 के रिवोल्ट के बाद अब भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बने जाने लगे। इसमें अब जो भी कानून बनेंगे वो भारत में बनते थे और वो बनकर ब्रिटिश क्राउन्स के पास यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट जाते थे। और साथ साथ 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में देखते हैं कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन चला आ रहा होता है इतने लंबे समय से उसको अब समाप्त कर दिया जाता है। भारत पूरी तरीके से एक औपनिवेशिक राज्य बन जाता है ब्रिटिश का, और अब से जो भी नियम कानून बनना होता है वो एक ब्रिटिश क्राउन के थ्रू बनकर आता है। इसमें सबसे जो मुख्य बातें होती है जो बदल जाती है, सबसे पहले जो गवर्नर जनरल होते हैं उनका पद खत्म कर दिया जाता है, अब वो वायसराय बन जाते हैं। जो पहले वायसराय बनते हैं वो होते हैं कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग। इसके साथ साथ एक पद की और नियुक्ति होती है जो होता है भारत का सचिव, सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, जिसका एक काउंसिल होता है, एग्जीक्यूटिव मतलब एडवाइजरी काउंसिल कहते हैं, जो इंग्लैंड में होते हैं। 15 मेंबर्स इसमें होते हैं जो जिनकी सलाह पर सचिव और जो गवर्नर जनरल यानी कि वायसराय ये मिलकर अब शासन करेंगे या उनसे मिलकर कानून बनाते हैं। इसके साथ साथ जो 1784 का एक्ट आता है, पिट्स इंडिया एक्ट, जिसमें दो बॉडीज बनाई जाती है, एक बनता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल और एक बनता है कोड ऑफ डायरेक्टर।
उसको भी अब खत्म कर दिया जाता है। ये बॉडी भी खत्म हो जाती है 1858 के एक्ट में। इसकी जगह एक सचिव का पद बनता है और गवर्नर जनरल पद को खत्म कर दिया जाता है। इसकी जगह वायसराय बनता है और अब से सत्ता जो होती है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं बल्कि ब्रिटिश क्राउन्स के हाथ में चली जाती है। तो ये मुख्य बातें इस एक्ट में हमने देखी। इसी के आगे चलते दूसरा एक्ट आता है, वो आता है 1861 में, जिसको इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता है। इंडियन काउंसिल एक्ट, क्योंकि इसमें जो काउंसिल होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसमें काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, इस वजह से इनको इंडियन काउंसिल एक्ट कहा जाता है। इस एक्ट में होता ऐसा है कि जो सारी पावर को सेंट्रलाइज या केंद्रीकृत कर दी गई थी 1833 में, अब उसको विकेंद्रीकृत किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं 1833 के सारी प्रेसिडेंसी की पावर सेंट्रलाइज हो जाती है, तो अब उसको डिसेंट्रलाइज किया जाता है। बम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी को अब फिर से कानून बनाने की शक्ति प्रदान कर दी जाती है। इसके साथ साथ जो 1853 में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनती है, उसमें अब तक सिर्फ ब्रिटिशर्स को ही ये पावर्स थी कि वही उसमें मेंबर्स बन सकते थे। लेकिन 1861 के काउंसिल एक्ट के बाद अब इंडियंस भी इसमें जा सकते हैं, उसमें मेंबर्स बनकर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो 1861 में सबसे पहले 3 लोग जो भारतीय होते हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाते हैं, उनके सदस्य बनते हैं, जिसको निर्वाचित करते हैं, मतलब जिसको नियुक्त करते हैं वायसराय, जो होते हैं सर दिनकर राव, महाराजा पटियाला के और बनारस के राजा, इनकी नियुक्ति होती है। तो हम देखते हैं पहली बार भारतीय कैसे ब्रिटिश के काम काज में अपनी सहभागिता दिखाते हैं और उसमें अपनी हिस्सेदारी निभाते हैं। हालांकि उनमें उनको बोलने का अधिकार नहीं होता, ना कोई सवाल पूछने का अधिकार होता है, बस वो बैठ के सभा अटेंड मतलब ले सकते हैं और जो भी सभा में होता है काउंसिल में वो सुन सकते हैं। इसके साथ साथ 1861 में और भी बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे पोर्टफोलियो सिस्टम। पोर्टफोलियो सिस्टम वहीं से स्टार्ट हो जाता है। अब सबके अलग अलग विभाग बनने लग जाते हैं, राजस्व का विभाग अलग हो जाता है, सुरक्षा का विभाग अलग हो जाता है, पुलिस का विभाग अलग हो जाता है, स्वास्थ्य का विभाग अलग हो जाता है, शिक्षा का विभाग अलग हो जाता है। तो जो ये पोर्टफोलियो विभागीय प्रथा है या व्यवस्था है, ये 1861 के काउंसिल एक्ट से स्टार्ट हो जाती है। इसके साथ साथ जो हमारे वॉइसरॉय होते हैं, उनको अब ऑर्डिनेंस जारी करने की भी पावर मिल जाती है। 6 महीने के लिए वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ये पावर जैसे कि हमें पता है आज राष्ट्रपति के पास है, लेकिन ये पावर स्टार्ट यहीं से हुई थी 1861 के काउंसिल एक्ट के साथ। इसके साथ साथ इस एक्ट में बस इतनी ही मुख्य बातें होती हैं। इसके बाद हम अगला एक्ट देखते हैं, वो होता है 1892 में, जिसको भी काउंसिल एक्ट ऑफ इंडिया कहा जाता है। जैसे कि हम जानते हैं 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। अब भारत की तरफ से कांग्रेस और ब्रिटिश की तरफ से ब्रिटिशर्स, ये दोनों ही मिलकर शासन में अपनी अपनी भूमिका निभाते हैं। और अब से जो भी एक्ट आता है उसमें इंडियंस की भी बहुत सारी हिस्सेदारी होती है, उनकी भी डिमांड्स होती है जिनको अंग्रेजों को एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो कांग्रेस की ही डिमांड्स की वजह से अब 1892 के काउंसिल एक्ट में हम ये देखते हैं कि इनडायरेक्ट इलेक्शन स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि 1861 के एक्ट में भारतीयों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में एंट्री मिल जाती है, लेकिन वो वायसराय की मर्जी से आते थे, वो उनको नॉमिनेट करते थे। लेकिन कांग्रेस चाहती थी उन्हें नॉमिनेट ना किया जाए, बल्कि वो बाय इलेक्ट होकर आए। तो इसी वजह से 1892 में अब इनडायरेक्ट इलेक्शन हम देखते हैं। लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो मेंबर्स आते हैं अब वो बाय इलेक्ट होकर आते हैं, ना कि नॉमिनेट होकर। इसके साथ साथ अब जो बजट होता है उसमें भी इंडियंस को पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। अब इंडियंस बजट पे डिस्कशन कर सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं जो भी उनके होते हैं, लेकिन अभी भी उन क्वेश्चंस को आंसर करना ब्रिटिशर्स की मर्जी होती है, उनके ऊपर कोई कंपल्सेशन नहीं होता है। तो 1892 की ये दो मुख्य बातें होती है, जिसमें सबसे पहले कि वो बजट पे डिस्कशन करना मिल जाती है उनकी पावर, और साथ साथ में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल में बाय नॉमिनेट होकर थे अब वो बाय इलेक्ट होकर आएंगे मेंबर्स। तो इसी के साथ ये एक्ट ही खत्म होता है। इसके बाद हम अगला एक्ट देखते हैं जो आता है 1909, जिसको काउंसिल एक्ट ऑफ इंडिया कहते ही हैं। साथ साथ में इसको मार्ले मिंटो रिफॉर्म भी कहा जाता है। मार्ले मिंटो रिफॉर्म इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि उस टाइम पे जो भारत का सचिव होता है वो होता है मार्ले, और जो भारत का वायसरॉय होता है वो होता है मिंटो, इसलिए इसे मार्ले मिंटो रिफॉर्म कहा जाता है। इसमें सबसे मुख्य बातें हम ये देखते हैं कि 1906 में जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी सलीमुल्लाह खां और आगा खां में, उसको अब अलग से सांप्रदायिकता के हिसाब से उनको अलग से कम्युनल मतलब उनको वैधानिकता मिल जाती है।
मतलब लीगलाइजेशन हो जाता है कम्युनिज्म का। और साथ साथ में सेपरेट इलेक्ट्रेट फॉर मुस्लिम्स के लिए उनको परमिशन मिल जाती है। अब मुस्लिम्स के लिए वोट अब मुस्लिम्स ही मांगेंगे, ऐसा व्यवस्था वहाँ से स्टार्ट हो जाती है, जहाँ से हम देखते हैं कि कैसे अंग्रेजों ने मुस्लिम हिंदू को अलग करने की कोशिश करी और डिवाइड एंड रूल करना शुरू कर दिया। इसके साथ साथ जैसे कि 1861 में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी उनमें उनको इंडियंस को एंट्री मिल जाती है। उसी को देखते हुए 1909 के एक्ट में अब जो वॉइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है उसमें अब इंडियंस को पार्टिसिपेट करने का मौका मिलता है। जो सबसे पहले जो हमारे लॉ मेंबर बन के जाते हैं एसपी सिन्हा, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल में जाते हैं वॉइसराय के। इसके बाद हमारे आगे के जो एक्ट आते हैं उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कहते हैं 1919 का और 1935 का। उसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।